आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर का एक टॉपिक, बायोफ्लॉक फार्मिंग। ठीक है, तो देखो ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है बायोफ्लॉक फार्मिंग, और उम्मीद है कि ये पिछले साल भी न्यूज़ में था, इस साल भी है, और हो सकता है यूपीएससी इस साल इससे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि एग्रीकल्चर से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। 4-5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं जो टर्म्स के बेसिस पे आ रहे हैं। तो बायोफ्लॉक फार्मिंग क्या होती है? ये एक मेरा इनोवेटिव और सस्टेनेबल फिश फार्मिंग है। तो एक बात यहाँ याद रखना कि बायोफ्लॉक फार्मिंग किसके लिए है? फिश फार्मिंग के लिए। ठीक है, पहली बात, जैसे मैं नॉर्मल पहले फार्मिंग करता था जिसमें हम क्या करते थे कि जो फार्मिंग फूड होता है, मतलब फ़िश के लिए जो फूड होता है हम उसको डाल देते थे, उसकी फीड को। तो फिश उसमें से कंज्यूम करती थी थोड़ा बहुत, बाकी सब वो नीचे पड़ा रह जाता था उसके बॉटम तक। तो जो वेस्टेड फीड थी वो धीरे धीरे क्या कर जाती है, डिग्रेड कर जाती है और टर्न हो जाती है टॉक्सिक मेटाबॉलिटिक्स में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरा पानी पॉल्यूट हो जाता है और पानी के चारों तरफ का सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। अब मैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में क्या करूँगा कि जो मेरा वेस्टेड फीड है, जो हमने डाला है मछलियों के लिए फीड, और जो मछली ने फीड नहीं खाया है, तो जो वेस्टेड फीड है एज वेल एज जो फिश का एक्सक्रीटा है, ठीक है, ये वाटर इकोसिस्टम में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे फीड में, जिसको मछली दोबारा से कंज्यूम कर लेगी। तो मैं सपोज़ करो कि ये मेरा टब है, ठीक है, जिसमें मछली है। अब मछली ने क्या किया कि मैंने यहाँ पे उसको फीड दी, उसने फीड थोड़ा सा खाया, बाकी सब वेस्ट रह गया। अब उसके बाद उसका जो खुद का एक्सक्रीट है वो दोनों यूज़ हो गए, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोबारा से फीड में, तो मछली उसे फिर से खा सकेगी। तो ऐसे ही फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, बायोफ्लॉक फार्मिंग। ठीक, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें बायोफ्लॉक फार्मिंग में किस किस का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी। तो मतलब ये हम क्या करेंगे, उस वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी को छोड़ देंगे, वो क्या करेगी, और एल्गी को छोड़ देंगे, वो क्या करेगा, वो जो मेरा फीड है, जो वेस्टेड फीड है उसको कन्वर्ट कर देगा दोबारा से मछलियों के लिए फीड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेरा टॉपिक है जो न्यूज़ में चल रहा है, वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, तो क्यों चल रहा है वर्टिकल फार्मिंग, क्योंकि रिसेंटली 3rd ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो हुआ है इंडिया में ही, इसलिए वर्टिकल फार्मिंग न्यूज़ में है। तो वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है कि इसमें क्या करते हैं हम, जैसे नॉर्मली हम ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, पर वर्टिकल फार्मिंग में हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को वर्टिकल ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है, और क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, स्टेक्ड लेयर्स में, लेयर बाई लेयर में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे सपोज करो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर मैं क्रॉप ग्रो कर रहा हूँ लेयर बाई लेयर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल फार्मिंग। और इसमें हम एक बात मेन है कि विदाउट पुटिंग टू मच इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पुट कर रहे हैं और हमारी ग्रोथ बढ़ रही है प्लांट्स की। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे इट इंक्लूड्स सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ और टेक्निक्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे वर्टिकल फार्मिंग के लिए, वो कुछ टेक्निक्स इसमें हम यूज़ करते हैं। इन्हें हम कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, बिल्डिंग पर, होम्स पर, मतलब इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वर्टिकल फार्मिंग का हम जो है अपनी क्रॉप्स कहीं भी उगा सकते हैं। ठीक है, कंजेस्टेड एरियाज़ में जहाँ पर बहुत कम जगह है हमारे पास, हम वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं अपने लिए रिसोर्सेज फूड्स। ठीक है, क्रॉप्स आर ग्रोन इंडोर अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। इट एम्स एट हायर प्रोडक्टिविटी इन स्मॉलर स्पेसेस। इसमें हमें अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी मिल जाती है छोटे से स्पेसेस में। नेक्स्ट है जो हमारी वर्टिकल फार्मिंग कितने तरीके से करी जा सकती है, तो एक होता है हाइड्रोपोनिक्स, एक होता है एरोपोनिक्स और एक होता है एक्वापोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं कि इस मेथड में जो हमारा रूट सिस्टम है, पेड़ का जो रूट होती है, उसको हम एक ऐसे मतलब क्ले और पैलेट और पीट में हम उसको मतलब लगा देते हैं। मतलब ऐसा अज्यूम करो कि हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं हम, ये मेथड है ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन। मतलब तुमने क्या किया, तुमने एक टब लिया, बीकर लिया, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें जो पानी भरा हुआ है उसमें तुमने न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए और इसमें तुमने अपना पेड़ लगा दिया। ठीक है, तो इस वाटर में ही तुम्हारा पेड़ क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसके बाद जो मेरा सेकंड है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, एयर में करते हैं। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ना यहाँ पानी यूज़ करते ना कुछ यूज़ करते। ये मेरा एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीका है क्रॉपिंग करने का। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी रूट्स होती हैं उसको हम एयर में ही छोड़ देते हैं और मेरा प्लांट जो है ह्यूमिड इन्वायरमेंट में बिना सॉइल के ग्रो कर जाता है एरोपोनिक्स में। तो समझ में आया? हाइड्रोपोनिक्स में क्या था, हाइड्रोपोनिक्स में हम केवल वाटर का इस्तेमाल कर रहे थे, केवल वाटर में हम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर दे रहे थे, जिसकी वजह से देखो रूट का काम क्या होता है, रूट जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती है। अब अगर मैं उन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट अगर वाटर में ही प्रोवाइड कर दूँ अपने फर्टिलाइजर्स के थ्रू, तो वो डायरेक्ट वाटर से न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी रूट। तो हाइड्रोपोनिक्स में हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं एरोपोनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो जिस रूम में हम खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी जो एयर है वो ह्यूमिड एयर है। ठीक है, और एयर में ही न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको यूज़ करके
मेरा पेड़ ग्रो कर रहा है एरोपोनिक्स में। एक्वापोनिक्स में क्या है, मैं एक्वापोनिक्स में हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्नोलॉजी थी और एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर तो जानते हो ना, जिसमें हम फिश वगैरह ग्रो करते हैं, सॉरी मरीन प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं एक्वाकल्चर में। तो हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर दोनों को मिला के जब मैं फार्मिंग करता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स। ठीक है, एरोपोनिक्स। तो आगे सुनना, देर आर 3 बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स इन द एरो प्रोसेस। 3 बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं एरोपोनिक्स प्रोसेस में। हम फिशेस ग्रो कर सकते हैं, हम प्लांट्स कर सकते हैं और बैक्टीरिया कर सकते हैं। ये 3 की चीज़ें की जा सकती हैं एरोपोनिक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में तुम सुनते हुए आ रहे हो, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, जिसमें हम क्रॉप्स और एनिमल रेयरिंग एक साथ करें। ऐसी फार्मिंग जहाँ हम अपनी जगह पर, जैसे मेरे पास ये ज़मीन है, इस ज़मीन के इतने हिस्से में तो मैं अपनी कैटल रेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जानवर पाल रहा हूँ, और इतने हिस्से में क्या कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ। तो इसको ही मैं क्या बोलता हूँ, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, तो गलती मत करके आया, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स ऑन द सेम फार्म। उसी फार्म पर मैं खेत भी उगा रहा हूँ और उस फार्म पे मैं अपनी कैटल रियरिंग भी कर रहा हूँ। इससे क्या फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्लांट वगैरह को क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स। वो फर्टिलाइजर्स कहाँ से मिल जाते हैं, कैटल से वो फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये हमारी पीआईबी की रिपोर्ट है। इसने बताया कि फ़िश प्रोडक्शन के टर्म्स में इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे है। फ़िश को प्रोड्यूस करना, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हम, ना हम फ़िश को कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं, हम फ़िश को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो फ़िश प्रोडक्शन में इंडिया जो है 3rd नंबर पे आती है पूरी दुनिया में। ठीक है, और 8% हम जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल के फ़िश प्रोडक्शन में। जो दुनिया में जितनी फ़िश प्रोड्यूस हो रही है उसका 8% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया हमारी दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, एक्वाकल्चर जो हम फिश रियरिंग करते हैं उसमें इंडिया कौन से नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, अच्छा एक स्कीम चली थी हमारी PMMSY। इसने बताया इस स्कीम के अंडर जो मेरा ओवरऑल फिश प्रोडक्शन हुआ है कंट्री में, उसमें इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई स्कीम स्टार्ट की है तो मिलेगा ही इंक्रीज़। जो 162.48 लाख से अब मेरा जो फिश प्रोडक्शन है, जो पहले 141.64 टन था, अब वो हो गया 162.48 लाख टन। अब फिशरीज़ क्या होती हैं, अब फिशरीज़ तुमको पता है, फ़िश को पालना, बड़ा करना, सेल करना। तो इंडिया हैज़ बिकम द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। अभी हमने समझ लिया इंडिया जो है तीसरे नंबर का फिश प्रोड्यूसर है दुनिया में, और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये भी याद रखना, फिश को एक्सपोर्ट हम कौन से नंबर पे करते हैं पूरी दुनिया में, 4th लार्जेस्ट। अच्छा, इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा, तो इंडिया से सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए देखो, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम जो है भारत से वर्चुअल वाटर बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्चुअल वाटर क्या, ये तुमको पता होगा कहीं ना कहीं, कि एक 1 kg राइस ग्रो करने के लिए हमको 5000 लीटर पानी चाहिए। तो हम अगर हम राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो इसका मतलब हम वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसका मतलब हम वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से तुम याद रखना, इसलिए राइस इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इसलिए राइस के बाद हम मरीन को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वीट को करते हैं, फिर शुगर को। ठीक है, अच्छा ये जो मेरे मरीन स्पीसीज़ हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए, इनके एक्सपोर्ट को, इनके इंपोर्ट को, हमने एक इंस्टीट्यूशंस बनाया। ठीक है, हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उस इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं, मपेडा। ठीक है, क्या बोलते हैं, मपेडा। तो मपेडा हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। क्या, जो मेरी मरीन रिसोर्सेज हैं इनको एक्सपोर्ट करने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, मपेडा बनाया था हमारा, मपेडा एक्ट 1972 के अंडर। अगर मपेडा एक्ट 1972 के अंडर बनाया तो क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये नोडल एजेंसी है जो प्रमोट करती है सी फूड को। ठीक है, मपेडा मेरी फोकस करती है मेनली ऑन मार्केट प्रमोशन, कैप्चर फिशरीज़, कल्चर फिशरीज़, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, एक सर्टिफिकेशन और देती है, सफारी सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो सफारी सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स। तो रिसेंटली जो मेरी मपेडा है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैज़ डेवलप्ड अ सर्टिफिकेशन स्कीम। इसने एक तरीका स्टार्ट किया है सर्टिफिकेशन देने का, एक स्कीम स्टार्ट करी, सर्टिफिकेट देने के लिए। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, सफारी। ठीक है, सफारी इज़ अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है सुपीरियर क्वालिटी। सफारी संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्ट्स। तो जितनी अच्छी क्वालिटी के फिश प्रोडक्ट होंगे वो हमको कहाँ से पता चल जाएगा, सफारी सर्टिफिकेट से। ठीक है, जो कि सुटेबल होंगे ह्यूमन कंजप्शन के लिए, उसके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है सफारी। इट इज़ अ मार्केट बेस्ड टूल फॉर हैचरीज टू अडॉप्ट गुड एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। ये बेसिकली इसका मेन एम क्या है सफारी का, कि ताकि हम गुड एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकें और हेल्प कर सकें प्रोड्यूस क्वालिटी एंटीबायोटिक फ्री श्रिम्प
जो मेरी श्रिम्प, देखो इंडिया में श्रिम्प बहुत प्रोड्यूस होती हैं, तो ताकि हम क्या करें, क्वालिटी एंटीबायोटिक फ्री श्रिम्प प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें और एश्योर करें ग्लोबल कंज्यूमर्स को एक एश्योरेंस प्रोवाइड करें इस सर्टिफिकेशन के तहत। तो सफारी सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया हमारे मापेडा ने। अब फिश प्रोडक्शन की बात करूँ तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है। अभी हमने पीछे समझ लिया था। एक्वाकल्चर के हिसाब से देखा जाए कि जो इनलैंड हम जो एक्वाकल्चर करते हैं, ठीक है, जो फिश फार्मिंग करते हैं, उसमें इंडिया दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद, और तीसरे नंबर पे और थर्ड लार्जेस्ट इंडिया फिश प्रोड्यूसर एंड द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश। ये पीछे बढ़ के आगे थे हम। तीसरे लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर हैं और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं फिश के। द एस्टिमेटेड टोटल फिश आउटपुट जो है इंडिया का, वो हमने देख लिया इतना बढ़ गया है। अब इंडिया में जो फिश प्रोड्यूस हो रही है वो इनलैंड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, 121 लाख टन से। वहीं मरीन सेक्टर से हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 41.27 लाख। क्वेश्चन पूछता है कि हम जो है कहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा इनलैंड प्रोडक्शन ज़्यादा है मरीन स्पीसीज़ का। वहीं हमारा जो मरीन सेक्टर से, मतलब समुद्र से हम जो बना रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं फिश को, तो वहाँ से हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मात्र 25%। ठीक है। अब इनलैंड फिशरीज़ हैव एक्सपीरियंस अ ट्रांजिशन फ्रॉम कैप्चर टू एक्वाकल्चर ओवर पास्ट। जो हमारा इनलैंड फिशरीज़ है उसने एक ट्रांजिशन बूस्ट आया है उसके प्रोडक्शन में, ठीक है, एक्वाकल्चर में ओवर द पास्ट 25 ईयर। पिछले कुछ 25 सालों से जो इनलैंड प्रोडक्शन इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी वजह से फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इंडिया में का कितना, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का शेयर कितना हो गया इंडिया में, 34% हो गया, 34%। ठीक है। तो देखो इनलैंड दोनों तरीके का होता है। इनलैंड में फ्रेश वाटर भी आता है मेरा और सलाइन वाटर भी आता है। तो फ्लैश वाटर जो पॉन्ड वगैरह में हम जो मछली वगैरह पाल रहे हैं, ठीक है, मरीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कितना हो गया मेरा, 31% हो गया, 31%। अगर मैं डेटा देखूँ, अच्छा एक सेकंड, और एक्वाकल्चर इज़ ब्रीडिंग, रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग फिश, शेलफिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स। अब बहुत बार ये डाउट रहता है कि एक्वाकल्चर का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो एक्वाकल्चर का मतलब होता है हम जो ब्रीडिंग करते हैं, रेज करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं फ़िश की। ब्रीडिंग, रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश, शेलफिश, एक्वेटिक प्लांट्स भी इसमें आते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी इसमें आते हैं, याद रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया में जो है प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो पहले देखो इनलैंड प्रोडक्शन कम था इंडिया में, पर इंडिया ने जो है 2001 के बाद एकदम छलांग लगा दी और इनलैंड प्रोडक्शन इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ गया। वहीं मरीन प्रोडक्शन अपना वही धीरे धीरे रफ्तार से चल रहा है। अब मरीन प्रोडक्शन स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, गुजरात सबसे ज़्यादा मरीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा गुजरात प्रोड्यूस करता है। उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गुजरात के कारण भी तुमको पता है, गुजरात के पास जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गुजरात के पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज़्यादा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, हमारे फिशेस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, फिशेस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसे अगर मैं इनलैंड की बात करूँ तो इनलैंड में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, फिर कर्नाटका है। अब हम जो है सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं, श्रिम्प। अगर देखा जाए कि हम मरीन प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो श्रिम्प। तो द फार्म श्रिम्प सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 70% ऑफ इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सी फूड, उसका 70% क्या है, श्रिम्प है, ठीक है। और ये ज़्यादातर किस पे डिपेंड करता है, एक्जॉटिक स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्टॉक ऑफ पैसिफिक वाइट श्रिम्प स्पीसीज़। कौन सी स्पीसीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, हाँ, एक एक्जॉटिक स्पीसीज़ है, पैथोजन फ्री स्टॉक ऑफ पैसिफिक वाइट श्रिम्प स्पीसीज़, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। टू ब्रेक दिस डिपेंडेंस ऑन द वन स्पीसीज एंड टू प्रमोट इंडिजिनस स्पीसीज, ICAR सीबा हैज़ taken up genetic improvement program of Indian white shrimp P. indicus as a national priority under the Make in India flagship program, ठीक है। मतलब ये जो हम इतना ज़्यादा जो हमारी जो एक्जॉटिक स्पीसीज़ है इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे डिपेंडेंस कम करने के लिए, एक स्पीसीज़ से डिपेंडेंस कम करने के लिए और इंडिजिनस स्पीसीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे ICAR ने और CIBA ने एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाया है ऑफ इंडियन वाइट श्रिम्प के लिए, ठीक है, इंडियन वाइट श्रिम्प के लिए नेशनल लेवल पर, और इसको रखा गया है एज अ नेशनल प्रायोरिटी अंडर द मेक इन इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है। अब सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम एक स्कीम आई थी, सेम स्कीम, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो द प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल नेचर फंड। ये जो मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट हुआ, और किसकी मदद से स्टार्ट हुआ, ग्लोबल नेचर फंड की वजह से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड।
तो मेरे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है टू बी अवॉर्डेड द इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड 2022, जिसको इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड भी मिला है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड को फॉर द बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड अंडर द फिशरीज सेक्टर। द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2006 में एज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इट फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंडर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। इसका मेन एम क्या है? टू इनहेंस फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री एंड कोऑर्डिनेट फिशरी डेवलपमेंट इन एन एग्रीगेटेड एंड होलिस्टिक मैनर। नेक्स्ट है मेरा एक इनोवेशन, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, AIM4C। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है USA और UAE ने 2021 में। इसका एम जो है वो एड्रेस करना है क्लाइमेट चेंज और हंगर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हंगर हो रही है उसको एड्रेस करना इसका मेन एम है बाय प्रमोटिंग इनोवेटिव एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम। कैसे? इनोवेटिव और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम से प्रमोट करके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है और इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज क्रिएटिंग फ्रेमवर्क फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड टेक्निकल डिसीजंस एंड डेवलपिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स टू टेक क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन। मतलब हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज लागू करनी है। फ्रेमवर्क बनाना है नॉलेज शेयरिंग के लिए ताकि हम नॉलेज शेयर कर पाएँ, एंड टेक्निकल डिसीजंस एंड डेवलपिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स टू टेक क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन। और हम क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए सब ले पाएँ। 3 मेजर स्टेक होल्डर इन दिस मिशन। इस मिशन के 3 मेजर स्टेक होल्डर हैं। एक तो गवर्नमेंट पार्टनर्स, एक इनोवेशन स्प्रिंट पार्टनर और एक नॉलेज पार्टनर, ठीक है। इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन कर लिया है AIM4C को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाम कल्टीवेशन। पाम कल्टीवेशन तो हमारा पाम कल्टीवेशन बहुत न्यूज़ में चल रहा है। पाम कल्टीवेशन, तो पाम कल्टीवेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं वो उसको समझेंगे। जैसे डिफॉरेस्टेशन इसका एक इम्पैक्ट है। पाम कल्टीवेशन करने के लिए हमको पाम के पेड़ लगाने हैं। पाम के पेड़ लगाने तो नॉर्मल पेड़ काटने पड़ेंगे, तो नॉर्मल पेड़ काटने पड़ेंगे तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। और पाम कल्टीवेशन के लिए हम फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। और पाम के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो ग्राउंड वाटर टेबल हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी। और हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? मोनोकल्चर। तो मोनोकल्चर से तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप ही ख़राब होती है, तो मोनोकल्चर की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होगी। हमारा एक मिशन चला, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, नियोम OP बोलते हैं इसको। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको रट लो। स्पॉन्सर्ड है, सेक्टर नहीं है। इसका स्पेशल फोकस किसके ऊपर है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर है। जो मिशन है इसका होप है कि हम क्या करेंगे? इंक्रीज़ कर पाएंगे पाम ऑयल को, ऑयल का जो क्या बोलते हैं, जो पाम ऑयल इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ कर पाएंगे 6.5 लाख हेक्टेयर्स बाय 2025-26 तक। एंड ग्रो करेंगे क्रूड पाम ऑयल टू 11.2 लाख टन्स बाय 2025-26 तक। ये मिशन क्यों आया? क्योंकि इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं भारत में। और सबसे ज़्यादा कहाँ से? इंडोनेशिया और मलेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम पाम के, ठीक है। इंपोर्ट तो फर्स्ट लार्जेस्ट करते हैं हम, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल को, पर सेकंड लार्जेस्ट क्या है? कंज्यूमर है पाम ऑयल के, ठीक है। इसके बाद पाम ऑयल तुम्हें पता है वेजिटेबल ऑयल है। हाईएस्ट प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन पर हेक्टेयर होता है इसका। पाम ऑयल तुम देखो, ये पाम का फल है ना। इसमें ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको पाम कर्नेल बोलते हैं। इससे पाम कर्नेल ऑयल निकलता है। और जो पल्प होता है पाम का, ये पल्प है, ठीक है। पाम फ्लैश पल्प बोलते हैं इसको, इससे ऑयल निकलता है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ से ऑयल कहाँ से निकलता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये गूदा, यहाँ से ऑयल निकलता है पाम ऑयल। और ये जो है इसको पाम कर्नेल बोलते हैं, तो इससे पाम कर्नेल ऑयल निकलता है। इसको 3 से 4 साल लगती हैं फ्रूट बनने में, ठीक है। और एक बार पेड़ लग जाता है तो ये 20 से 25 साल तक इस पर फ्रूट आते रहते हैं। पाम ऑयल के लिए सॉइल कौन सी ज़रूरत है? तो इसके लिए सॉइल ज़रूरत है मेरे को वेल ड्रेन्ड डीप लूमी एलुवियल सॉइल। वेल ड्रेन्ड डीप लूमी एलुवियल सॉइल जिसको रिच हो ऑर्गेनिक मैटर में और गुड वाटर परमेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट सूट कौन सी सॉइल करती है? समझ में आ गया ना। वेल ड्रेन डीप लूमी एलुवियल सॉइल जो रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में और वाटर परमेबल होनी चाहिए। अच्छा, पाम ऑयल का यूज़ कहाँ पे होता है? कॉस्मेटिक्स में होता है, साबुन में होता है, शैम्पू में होता है, डिटर्जेंट में होता है, ठीक है। अभी कहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहा है? तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रोड्यूस हो रहा है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब एक अलाइंस बनी है
एशियन पाम ऑयल अलायंस। रिसेंटली एशियन पाम ऑयल अलायंस वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द ग्लोबल समिट एट आगरा। तो हमारी रिसेंटली एक पाम ऑयल अलायंस लॉन्च हुई थी, कहाँ पर, आगरा। जो ये एक अपेक्स ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, ये अपेक्स बॉडी है। क्या, एशियन पाम ऑयल अलायंस जो है ना, एक अपेक्स बॉडी है जो किसके लिए काम करती है, फ्रॉम 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ने इसको मिलकर बनाया है, एशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, तो याद रखना इसे किस कंट्री ने बनाया है, एशियन पाम ऑयल अलायंस को बनाया है पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ने। जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उन्होंने नहीं बनाया है, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ने। कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, एंड हैव कम टुगेदर टू फॉर्म एशियन पाम ऑयल अलायंस। इन लोगों ने एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाया। जो मेरा एशियन पाम ऑयल अलायंस है, इसका एम क्या है, टू सेफ गार्ड द इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंटरेस्ट, सेफ गार्ड करना इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द पाम ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज, एंड विल वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ पाम ऑयल इन द मेंबर कंट्रीज। ठीक है ना। द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ APOA इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन इंडोनेशिया नेक्स्ट ईयर। ग्लोबल समिट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एडिबल ऑयल्स एंड एग्री ट्रेड कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन एंड अवार्ड। ठीक है, थैंक यू।